अब इस यूनिवर्स में अगर आप देखोगे ना, तो जितनी भी चीजें हैं, सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, गैलेक्सी के अलावा भी जो कुछ और होगा, वो सारी चीज किसी ना किसी चीज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, आपकी दुनिया भी चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो अभी आपकी दुनिया रिवॉल्व करती है अराउंड योर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे ही आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी एक अपने अलग यूनिवर्स बन जाएगा। अलग यूनिवर्स छोड़िए, आपका अलग एक सोलर सिस्टम बन गया, जिसमें हस्बैंड वाइफ सेंटर पे हो गए। हस्बैंड वाइफ, जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी उसके बाहर पेरीफेरी पे है। सोसाइटी का पैटर्न है, वो भी उसी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं कि जहां मम्मी पापा लेके जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे। यही पैटर्न रहता है ना। इसके अलावा भी देखिए, और सोसाइटी में के अलावा अगर इसी सोसाइटी में देखिए, आफ्टर सिलेक्शन लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कोई भी ऑफिसर बनते हो, आप किसके अराउंड घूमोगे? अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अराउंड योर रिपोर्टिंग बॉडी, जो भी हैं सीएम, पीएम या जो भी चीजें हैं, वो सारे आप उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उस डीओपीटी के अंतर्गत आप उसके चारों तरफ रिवॉल्व करोगे। ऐसे ही सैटेलाइट, मून, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्सी कैसी होती है? गैलेक्सी आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है, और इस गैलेक्सी में एक छोटा सा पॉइंट, दिस पॉइंट इज आवर सोलर सिस्टम, एंड द नेम ऑफ गैलेक्सी इज मिल्की वे, जिसमें हमारा अभी सोलर सिस्टम है, उसका ये सेंटर है। इस सेंटर के अंदर बहुत बड़ा सन है, जिसका ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ये जब कंप्लीट होता है, तो जैसे हमारा अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड, तो एक साल कंप्लीट हो रहा है ना। सिमिलरली वन गैलेक्टिक ईयर और वन कॉस्मिक ईयर, इट कंप्लीट्स when the revolution of our solar system around this galactic center completes। और ये अर्थ के अकॉर्डिंग कितना है? इट्स 250 मिलियन ईयर्स। कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू 250 मिलियन ईयर्स। इतना टाइम लगता है इसको रिवॉल्व करने के लिए। लिख लो, वन गैलेक्टिक ईयर और कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू 250 मिलियन ईयर्स। एक और यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड पारसेक। वन पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। वन पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यहां हम सेकेंड बेसिस पे लेते हैं। यहां इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या चीज है। यूनिट्स वगैरह मेजर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं कि ये यूनिट्स हम कहाँ यूज करेंगे, स्पेशली इन स्टेट पीसीएस, नॉट इन यूपीएससी, बिकॉज ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, तो मैंने यहां आपको कवर करा दिया है। अब इसके बाद आती है कहानी कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होगा और गैलेक्सी वगैरह किस तरीके से बन रही है।
इसका मतलब अब आप वापस से पहुंचिए this minute single point which had to explode, and due to explosion what happens, nebula was formed. Nebula क्या है? It's a gaseous giant gaseous cloud of primordial element जो किससे जनरेट हुआ है? ड्यू टू एक्सप्लोजन, ये बना। अब धीरे धीरे एक तरीके से मान लीजिए इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर गैस भर चुकी है, एंड दीज आर प्रीमोर्डियल एलिमेंट्स, जिससे ये गैस पूरा इसके अंदर इस चैम्बर में भरा हुआ है। अब धीरे धीरे होगा क्या, इन्हीं में से किसी एटम के आपस में बीच में कोई ना कोई ग्रेविटी जनरेट होती है, और वो ग्रेविटी जनरेट होने के कारण क्या होगा, दिस पॉइंट विल अट्रैक्ट दिस एटम, ये यहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फर्दर धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेबुला गैलेक्सी इज फॉर्म। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेबुला, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नेबुला से गैलेक्सी बन गया। अब इसमें आप ये समझिए, देयर आर सेवरल लम्प्स ऑफ स्मॉल पॉइंट्स जहां पर अभी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन बिटवीन एटम्स। ठीक है, यहां पर कुछ एटम्स हैं जिनके बीच में कुछ कोलिजन हो रहा है, कुछ यहां पर है इनके बीच में। तो दूर से आपको क्या दिखाई देगा कि एक बोर्ड है, या फिर दिस इज द गैलेक्सी और नेबुला, उसके अंदर यहां पर कुछ लाइट इमिट हो रही है। दीज नोट्स विल बिकम स्टार, ये धीरे धीरे आपस में टकराना स्टार्ट करेंगे और यहां पर स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब स्टार फॉर्मेशन की कहानी पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। होगा क्या, हाइड्रोजन, बेसिकली 99% इज हाइड्रोजन, 1% is helium in this primordial element or clouds of primordial element. Hydrogen 1H1 plus 1H1 becomes 2He4, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन? फ्यूजन। दो रिएक्शन है, वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, another is nuclear fission. Now in nuclear fission क्या होता है, यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम पे आपने न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की तो उससे क्या बनेगा, बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 एटम्स, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, ये जनरेट हुई है। यहां पर भी कुछ एनर्जी जनरेट हुई है। यहां जो एनर्जी जनरेट हो रही है और यहां जो एनर्जी जनरेट हो रही है, दोनों में कुछ अंतर है। अगर हम बात करें द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन दिस एनर्जी। फ्यूजन से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, फ्यूजन में उससे कहीं ज्यादा जनरेट हो जाती है। इसके एप्लीकेशन भी मैं बताऊं। फ्यूजन मींस हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फिजन मींस एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब, इनके अंदर, यहां पर एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, वहां पर क्या होता है, वॉर हेड है। जैसे कोई भी बम फेंकना है तो हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स है, और उन मिसाइल्स में क्या होता है, ये मिसाइल, दीज मिसाइल्स आर लाइक कैरियर, दीज मिसाइल्स आर लाइक कैरियर, और ये कैरियर के आगे यहां पर लगा होता है, दिस इज कॉल्ड वॉर हेड। ठीक है, इट्स अ कैरियर, ये सिर्फ वहां तक की जर्नी को कंप्लीट करेगा, कैरियर है ये। और इसके अंदर अब आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स लाइक अ ओपन कनेक्टर। आपने इसके अंदर बायोलॉजिकल बॉम्ब डाल दिया, हाइड्रोजन बॉम्ब रख दिया, न्यूक्लियर रख दिया, केमिकल रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, और ये मिसाइल वहां पर जाके काम करेगी। अब होता क्या है कि इस वॉरहेड में मान लीजिए एटॉमिक बॉम्ब है,
तो इस एटॉमिक बॉम्ब में जब एटॉमिक बॉम्ब होता है, एटॉमिक बॉम्ब, तो ये जो रिएक्शन आपने पीछे यहां देखी है, दिस रिएक्शन, ये तब होती है जब हीट वहां पर मौजूद हो, बहुत हीट चाहिए। इसका मतलब एक एटॉमिक बम की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले तो उसी के अंदर टीएनटी चाहिए। टीएनटी अपने आप में कितना बड़ा खतरनाक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन करके एक होता है, इनसे माइंस वगैरह जब होती है ना, माइंस एक्सप्लोड करना, पहाड़ों के अंदर रास्ता बनाना, पहाड़ों को तोड़ना, तो उसमें ड्रिल करके टीएनटी भरी जाती है। डायनामाइट से अब है, मीन्स डायनामाइट छोटा सा है, डायनामाइट से ऊपर निकल जाओ तो टीएनटी आता है। टीएनटी के बाद फिर एटॉमिक बॉम्ब की रिएक्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि उतनी हीट अब यहां से प्रोड्यूस हो गई है। ये एटॉमिक बॉम्ब की कहानी है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब के साथ टीएनटी एक फ्री में मिलेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब अगर यहां पर रखा जाए, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन वन यूरेनियम के बाद ये दिस फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द सेकेंड, इसको भी बहुत ज्यादा हीट चाहिए। और इसको कितनी हीट चाहिए? इतनी हीट, मींस यहां इतनी हीट चाहिए ही चाहिए। विदाउट प्रेजेंस ऑफ दिस हीट इट कैन नॉट स्टार्ट। इट मींस हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या क्या चीजें फ्री में आती हैं? सबसे पहले टीएनटी फॉर एक्टिवेशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। फिर एटॉमिक बॉम्ब की जो रिएक्शन होगी, इट विल एक्टिवेट दी हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये फ्री वाला ऑफर चल रहा है, फ्री दो चीज फ्री मिलेगी, टीएनटी और एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ रहा है, इतनी सारी हीट वहां निकलती है। अब इसी हाइड्रोजन बॉम्ब वाला जो प्रोसेस है ना, इसी रिएक्शन को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी आपके बॉडी में है, आप उसको सही तरीके से भी यूज कर सकते हो, गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो। गलत तरीका है कि बॉम्ब बना लो, सही तरीका है कि रिएक्टर्स बना लो। तो आप वहां पर यूज करते हो सेम यही रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस वाली रिएक्शन को अभी हम पूरी कर रहे हैं। जो एटॉमिक बॉम्ब वाली रिएक्शन थी, हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में कंप्लीट करा रहे हैं। अभी हम यहां न्यूक्लियर फिजन को कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। साइंस टेक भी आता है ना आपका जीएस पेपर 3 में। तो जीएस पेपर 3 में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया जिसमें हमने न्यूक्लियर फ्यूजन को कंप्लीट करा लिया, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उससे ये मान लीजिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया, पूरा एक नॉर्थ इंडिया की कंटिन्यूस 1-2 साल के लिए बिजली जनरेट हो सकती है, केवल एक रिएक्टर से। 2 रिएक्टर से पूरा इंडिया, वो भी एनर्जी सरप्लस, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे? क्या हो जाता है? अनकंट्रोल हो जाएगा। कैसे अनकंट्रोल होगा? क्या बढ़ेगा? हाँ ये रिएक्शन यहां तो चलती जाएगी, लेकिन यहां एग्जैक्ट जो चैलेंज है ना, चैलेंज न्यूक्लियर फ्यूजन का, वो चैलेंज है कि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी विच इज प्रोड्यूसिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज टू मच। और ये इतनी है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो वॉल होती है उनको भी मेल्ट कर सकती है। इस एनर्जी को कैसे हैंडल किया जाए, यही चैलेंज। तो उसके लिए एक, जब आप साइंस टेक पढ़ोगे, ये हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसमें इसका नाम है टोकामैक। टोकामैक, और टोकामैक में यूज की जाती है रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? आप में से कितने लोग साइंस साइड के हो? आप
बताओ रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट, अगर लाइट रेज यहां से आ रही है, आपने यहां पर कुछ लगाया तो ये आगे बेंड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो किनारे हैं ना, यहां से भी कुछ पोर्शन इस तरीके से बाहर निकलता है। तो इन टोकामेक क्या किया, रिएक्टर के चारों तरफ इसको कुछ इस तरीके से, सो दैट लाइट यहां पर बाहर ना निकले, और रिफ्रैक्शन के माध्यम से इसको हमने यहां पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये बन रहा है टोकामेक रिएक्टर, और अगर ये हम सफल हो गए तो फिर हमारे पास इतने जो ये भरे पड़े हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर जनरेशन जितने भी प्लांट हैं, सब बंद कर दो, केवल एक ही पूरा काफी है देश को चलाने के लिए, इतना हो सकता है। लेकिन मेन चीज है एनर्जी को कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, ये यहां पर एक चैलेंज है, और यही न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है स्टार में, यानी कि जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो न्यूक्लियर, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअसली 1H1 plus 1H1 becomes 2He4 and it is producing too much energy, और उसके कारण हमारी लाइट आ रही है, उसी एनर्जी से सारी दुनिया चल रही है। सपोज करके देखिए कि मान लो अगले दिन सूरज ही ना निकले, सब बंद हो जाएगा, जितनी भी प्लांट्स वगैरह आप जो भी कुछ खाते हो वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। क्यों वो बन रहा है? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस हैपेंस, तभी तो वो फ्रूट या वेजिटेबल वो सब चीजें आ रही हैं, वो लीव्स आ रही है, जिनको खा के कोई गाय बकरी ये जानवर आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक फूड चेन जनरेट होती है, वो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, मीन्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म, लाइफ ही खत्म हो जाएगी इस सोलर सिस्टम से। और लाइफ कब तक है? जब तक सन। इसीलिए इस सन को या सूर्य को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम का फादर। सूर्य क्या है? पिता समान बोला जाता है ना। तो अब यहां पर बात आती है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये यहां स्टार फॉर्मेशन के काम कर रही है। अब होगा क्या कि जो आपने वहां देखे थे नोड्स, गैसियस नोड्स ऑफ हाइड्रोजन, वो यहां पर कुछ आसपास कई सारे प्रीमोर्डियल एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के, और इसका कुछ इंटरनल पार्ट है, ये जो आंतरिक भाग है यानी कि जो कोर वाला पार्ट है, दिस इज कोर, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ दैट स्टार। इन कोर पार्ट अभी हाइड्रोजन एटम्स पास में है। आप जब भी किसी से टकराओगे क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चाहे वो आप फिजिकल रूप में करो, फाइट करोगे, मान लो किसी ने एक लाफा दे ही दिया किसी के, गाल भी गर्म ही हो जाता है ना। या फिर आपके थॉट्स किसी से टकराए, कई बार डिस्प्यूट हो जाता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। वहां पे भी दिमाग कैसा होता है? ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म होता है। इट मींस ड्यू टू कॉलिजन हमेशा हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो यहां पर सबसे पहले 1H1 प्लस 1H1 ये 2He4, यानी कि कोर पार्ट में सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अभी आउटर पार्ट में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी जब यहां पर स्टार्ट हुई, यहां से एनर्जी इमिट होना स्टार्ट हो गया, ये जो वेरी फर्स्ट स्टेज है, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोटोस्टार। दिस स्टेज इज प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार में जो स्टार है धीरे धीरे हल्का ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे पहले सोडियम लाइट आती थी, सोडियम बल्ब होते थे, देखिए कभी नहीं देखिए, वो धीरे धीरे लाइट स्टार्ट होती थी, धीरे धीरे बहुत डिम होती थी, फिर धीरे धीरे उसकी लाइट बढ़ जाती थी। तो ये अभी वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, और यहां से ये ग्लो करना स्टार्ट हो रहे हैं। अब प्रोटोस्टार के बाद अगली जो स्टेज हो गई वो होती है स्टार। इस स्टार वाली स्टेज में क्या होगा कि अभी कोर के अंदर ही रिएक्शन चल रही थी, अब यहां पर कोर
और आउटर पार्ट दोनों में ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब हर जगह ये रिएक्शन हो रही है, इट मींस अब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसी के कारण हमारी जो सन है, उस सन से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है। अब होगा क्या, ये तो क्या है, हाइड्रोजन अभी इसके लिए क्या है, फॉर स्टार इट्स अ फ्यूल। फ्यूल मान लीजिए गाड़ी में खत्म हो गया, आप गाड़ी से जा रहे हो, फ्यूल खत्म, क्या हो जाएगा, गाड़ी रुकेगी ना। वैसे ही कोर वाला जो है, कोर में चूंकि रिएक्शन पहले स्टार्ट हुई थी, इट मींस क्या हुआ, कोर में फ्यूल यहां पर जल्दी खत्म हो जाएगा। कोर में अगर फ्यूल खत्म हुआ मींस नाउ इन आफ्टर दिस स्टार स्टेज, थर्ड स्टेज आ जाती है रेड जाइंट की। रेड जाइंट, रेड जाइंट क्या है, किस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब है कि अब आउटर पार्ट में तो रिएक्शन चल रही है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट, इसमें रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी अब यहां पर, अभी यहां हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन अभी यहां ही रिएक्शन चल रही थी। और अब यहां पर क्या है, इस जगह हीलियम है, हीलियम बन चुका है, फ्यूल हाइड्रोजन वाला खत्म हो चुका है। अब कोर बंद हो गई। अब मान लीजिए इन्हीं में से कोई एक दो ट्यूबलाइट बंद हो जाए, तो जितनी लाइट यहाँ पे है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, कम हो जाएगा ना। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा कि आउटर पार्ट तो अब चमक रहा है, लेकिन इंटरनल पार्ट इमिट नहीं करेगा। और इस कारण से चूंकि यहां पर अभी इस ड्यूरेशन में हीट बहुत ज्यादा हो चुकी थी, दैट्स वाई जो स्टार का साइज है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और ये जैसे ही अंदर का बल्ब बंद हो गया, अब ये हल्के से रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। रेड सोइलन स्टार इज कॉल्ड रेड जाइंट। रेड जाइंट ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद की अवस्था, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, सारी चीजें और सारी स्टोरी है, इसको समझना है एनसीईआरटी या किसी बुक में पढ़ोगे तो बड़ा डिफिकल्ट मिलेगा आपको ये। अच्छा, ये तीन स्टेप समझ में आ गए। रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई, कोर पार्ट से। इन स्टार स्टेज आउटर पार्ट और कोर पार्ट दोनों में रिएक्शन चल रही है। इन थर्ड स्टेज रेड जाइंट स्टेज, आउटर पार्ट में रिएक्शन चल रही है, थर्ड पार्ट में हीलियम कन्वर्ट हो चुका है, और उसके कारण अब यहां पर रिएक्शन नहीं चल रही। बस अब रेड जाइंट के बाद वाली अवस्था जो है ना, यहां पर समझना है, हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, ये यहां पर है। अभी यहां पर रिएक्शन चल रही है, इट मींस हीट जनरेट हो रही है। कोई भी चीज अगर किसी में भी हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगी, ये एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आउटर पार्ट से हीट जनरेट हो रही है। इंटरनल पार्ट में अभी 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 इंजन बंद हुआ है, तो गाड़ी का इंजन बंद कर दोगे तो भी गाड़ी का इंजन अगर बोनट वगैरह छुओ तो कैसा मिलेगा, गर्म ही मिलेगा। टेम्परेचर अभी भी यहां पर है, लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट। यस और नो, गुंजन आ रहा है समझ में। अब यहां पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन हीलियम हीलियम एटम विल कोलाइड। आपने अभी तक टिल नाउ इन फिजिक्स न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या पढ़ा, तो हमेशा एक ही रिएक्शन पढ़ी, 1H1 + 1H1 इज बिकम्स 2He4 एंड इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, सिंपल, यही कहानी है। आपने हीलियम हीलियम का फ्यूजन क्यों नहीं सुना, आपने कार्बन कार्बन या फेरस फेरस का फ्यूजन क्यों नहीं सुना। बेसिक क्वेश्चन है, हर चीज के पीछे क्यों का लॉजिक है। नो, अभी मैंने क्या बताया कि फॉर हाइड्रोजन 1 क्या क्या चीज
फ्री में जा रही है, टीएनटी फ्री में जा रही है, एटॉमिक बॉम्ब फ्री में जा रहा है, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी इट विल एक्टिवेट द हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हीलियम, हीलियम के लिए अब अच्छा देखो, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहला पार्टिकल हाइड्रोजन है, उसको आपस में फ्यूज कराने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो दूसरे लेवल पे जो आता है हीलियम, उसको फ्यूज कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? अब आप समझ जाइए कि और भी ज्यादा एनर्जी है ना। अब यहां पर एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रही है बाहर, यहां हीलियम अभी प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी कोलिजन बिटवीन हीलियम हीलियम पार्टिकल्स, देन वो जो हीट रिक्वायर है, द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर हीलियम हीलियम फ्यूजन, इट विल स्टार्ट। ठीक है, इट मींस अब यहां पर हीलियम हीलियम का भी फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपको कहानी जो बता रहा हूं, दिस इज आफ्टर रेड जाइंट स्टेज। अभी जो हमारा सन है ना, सन सन अभी बीच वाली स्टेज में है, स्टार बन चुका है और रेड जाइंट की तरफ जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ ईयर्स के बाद वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद की स्टेज है जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैकेनिज्म है। अब इसके बाद देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब यहां पर हीलियम में बन रहा था तो कुछ एनर्जी जनरेट हो रही थी, ठीक है। अब जब हीलियम हीलियम यहां पर फ्यूज होगा तो जो एनर्जी बनेगी वो इतनी बड़ी एनर्जी होगी, और जब ये इतनी बड़ी एनर्जी होगी तो क्या होगा, ये जो बॉडी है ना ये इसको पचा नहीं पाएगी, मींस स्टार की बॉडी इसे जब नहीं पचा पाएगी तो फिर क्या, हाजमा खराब, मींस इट हैड टू एक्सप्लोड। इसका एक्सप्लोजन होगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा है और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। एनर्जी को बाहर एस्केप मोड चाहिए, एस्केप मोड चाहिए एनर्जी को बाहर निकलने के लिए, और अब यहां पर आउटर जो कवर है वो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसके बाद की जो अवस्था आती है उसमें इसे एक्सप्लोड होना पड़ेगा, और एक्सप्लोजन जब होगा ना इस स्टार का, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, तो इस एक्सप्लोजन को कहते हैं हम सुपरनोवा। क्लियर? दो एक्सप्लोजन आपने पढ़ लिए, पहला बिग बैंग एंड दिस वन इज कॉल्ड सुपरनोवा। इट मींस अभी जो सन की स्टेज है, आफ्टर सम टाइम it will convert into red giant, and after red giant state it had to explode, और उसके बाद सुपरनोवा होगा और फिर उसके कई सारे चिथड़े हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसकी अलग अलग कंडीशन है कि उससे फिर वो क्या क्या बनेगा, कहीं ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल भी सुना होगा आपने, क्वेसर होता है, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार, ये सब इस सुपरनोवा से बनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? स्टार फॉर्मेशन अब पहले लिख लो। अच्छा, एक चीज और, गुंजन, दिव्यांशु और स्वाति, A4 शीट का एक बंडल आता है, ठीक है, A4 शीट वाला पैकेट ले लेना, और राइटिंग पैड आता है, ठीक है, राइटिंग पैड ले लेना। और राइटिंग पैड लेने के बाद डेली क्या करो कि डेली 10-15 पेजेस उसमें लेके आओ। ये वाली जो लाइन वाली कॉपी है इसको यूज नहीं करना है। पूछिए क्यों? हाँ,
होता क्या है कि अगर आप यूपीएससी का मेंस के पेपर देखोगे तो मेंस में पहले जो शीट आती थी उसमें आपको कुछ इस तरीके से हाशिए बने होते थे और वो ब्लैंक पेज A4 शीट ही थी, ठीक है, और आपको इसके बीच में लिखना है, यहां से लेके यहां तक आप आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और अब जो आता है अभी भी व्हाइट शीट होती है, क्वेश्चन यहां लिखा होगा और यहां पर स्पेस है, इसके अंदर आपको लिखना है, A4 शीट है, देयर विल बी नो लाइंस। अब आप ये बताइए, जब आप छोटे बच्चे थे, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, तो मैथमेटिक्स की नोटबुक जो होती थी जिसमें नोट करते थे वो कैसी होती थी? उसमें कई सारे स्क्वायर्स होते थे जिसमें आपको नंबर लिखना होता था, 1 2 3 4 5 6, यही होता था ना। फिर उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए, जैसे ही 6 क्लास में आए उसके बाद आपकी कॉपी इस वाली कॉपी में चेंज हो गई कि अब आप इस वाली लाइन में भी लिख सकते हो, है ना। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए अब 12th के बाद ग्रेजुएशन में आए हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आप से ये अपेक्षा की जाती है कि अब आप लोग और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, और बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब अब आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और सीधी लाइन होनी चाहिए। अभी नॉर्मली अगर आपको A4 शीट दे दी जाए तो आप कुछ, आपकी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, ऐसा ही होगा ना। इसका मतलब आपको पहले तो प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे लाइन सीधे होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मेन चीज होती है। आप ये समझिए कि इफ यू हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन बट यू नो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, देन यू कैन इजिली अचीव योर टारगेट। और इसका ठीक उल्टा कर दो, आपके पास इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी स्किल्स नहीं है, टारगेट अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी वर्सेस रियल गांधी, रियल गांधी छोड़िए आप, करंट गांधी जी जिन्होंने अभी दाढ़ी बढ़ाई थी। हालांकि दाढ़ी बढ़ाने से अक्ल नहीं बढ़ती। मान लिया कि अभी जैसे केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है उनके पास डिग्री है या नहीं है। बेसिकली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब देखोगे जीएस पेपर 2 में, तो पीएम बनने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? हाँ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड 25 ईयर से आपकी एज ज्यादा होनी चाहिए, 25, और 25 बेसिकली क्यों? क्योंकि आपको लोकसभा का मेंबर होना है, सिंपल। और अगर राज्यसभा से का मेंबर बनना है तो 30 ईयर से ऊपर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि आपके पास कोई ऑफिस, प्रॉफिट कमाने का कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके पैरेलल। ये 3 एलिजिबिलिटी है। इसी कारण से अगर आप देखोगे, न्यूज इसीलिए पढ़ी जाती है, उसमें आपको दिखाई देगा केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपीज का फाइन लगाया कोर्ट ने। क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने ये डाला था कि हमको जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन में जितना वो पीएम की योग्यता है वो सारी चीज कवर करते हैं, उसके अलावा वो अगर वो कुछ भी होंगे चलेगा। कुछ भी, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा हो, आपको पढ़ना लिखना ना आए तो भी चलेगा। और ये भाई साहब, इन्होंने ऑक्सफोर्ड या जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो या कैम्ब्रिज से पढ़ा हो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो भी कोई पता नहीं, लेकिन यहां पर क्या है कि मेन चीज वे ऑफ प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति के पास नहीं है। उसको जिस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसकी बेसिक समझ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहां से आप अपने आप को रिलेट करते हुए चलना कि हमें अगर यूपीएससी में सक्सेस पानी है तो यूपीएससी का सिलेबस सबसे पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए। कौन सी न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, ये मैं तब डिसाइड कर सकता हूं जब मेरे दिमाग में वो सिलेबस वाला पॉइंट होगा, ठीक है। हर न्यूज में कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी असद वाला मर्डर केस हुआ, अतीक अहमद वाला,
तो उसमें एक केस आ जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जानते हो कैसे? ये जो अतीक अहमद थे, इनका 2000, अच्छा एक तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस एमएलए, 5 बार का एमएलए, 5-5 साल लगा दो, 25 ईयर्स हो गए। और और 1 साल का एमपी, मींस 30 साल हो गए। 30 साल से ये पॉलिटिशियन है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके लिए इनकी बेल का मुकदमा पहुंचा था, और वहां पे जो जस्टिस जज वगैरह थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि इलाहाबाद में अगर रहना है तो अतीक अतीक करना है। उन्होंने मना कर दिया। ऐसे 10 जजेस ने मना किया, 11वें जज ने देखते ही बेल दे दी कि हाँ ठीक है तुम जाओ भाई, हम नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है, किसे अपने जान का दुश्मन बनाना है। इट मीन्स जो जुडिशरी है, बेसिक पिलर है जो जुडिशरी, जिसका काम है न्याय करना, उसने न्याय नहीं किया। अगर वो न्याय नहीं हो रहा है, ऐसे जुडिशरी में केसेस डिले चलते गए, वो सनी देओल का एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो अगर ऐसा होता रहा तो फिर जनता दूसरा रास्ता निकालेगी, और उस दूसरे रास्ते में पुलिस के माध्यम से इनकाउंटर करना, या फिर मर्डर कर देना, या फिर भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मार देना, ये भी चीजें उसमें होने लगती हैं। हालांकि ये एक सिविल सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में ये चीज ठीक नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नेगेटिव पहलू देखने को मिलता है कि ये कितना एक्टिव है, इस केस से भी दिखाई देता है। तो अब यहां पर एक डिबेट बन सकती है, एक टॉपिक आपका उसमें आ सकता है जीएस पेपर 2 में। आप देखो न्यूज से ही किस तरीके से आपको अपने सिलेबस से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हर चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हम कहां पे थे और कहां पहुंच गए। हाँ, मिस पेज मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लिए है ना आपने फोल्डर, फिर वो डबल टाइम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है कि घर पे जाके उसको रिवीजन मोड में डालना है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, नहीं है तो। नहीं, स्पाइरल वाली लेनी ही नहीं है। मैं उसका कारण भी बता देता हूँ। पहली बात, आप A4 शीट लो, 10-15 पेजेस अपने लेके आओ राइटिंग पैड में लगा के, और उसको 1-1 इंच से साइड में से फोल्ड कर दो। जैसे कॉपी दो मुझे, आपने क्या किया, उस दोनों साइड से इस तरीके से उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब बीच में आपको यहां पर लिखना है। उससे होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं जो मैं लिखा नहीं सकता, टाइम कम है, तो आप उसको कहीं ना कहीं नोट कर लो। कुछ न्यू अपडेट्स आ गए तो आप इधर 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 यहाँ पेंसिल से कुछ नोट कर सकते हो। और उसके बाद वो पेजेस पे नंबरिंग कर दो, ऊपर पेज नंबर 1, दूसरे पे पेज नंबर 2, और उठा के एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, इस तरीके से आप एक फोल्डर बना लो। धीरे धीरे जब सारे पेज इकट्ठे हो जाए, मीन सारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाए, उसके बाद जाओ स्पाइरल वाली दुकान पे, उसको स्पाइरल करा लो। एक कॉपी में सारे नोट्स हो गए। अभी हो सकता है कि ऐसे 2 कॉपी लगे, हो सकता है ऐसी 2.5 कॉपी लगे, ये भी हो सकता है। इसीलिए स्पाइरल वाली कॉपी बेकार है, ठीक। स्टार फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, the distribution of matter and energy was not even in the early universe, in the early universe। अच्छा, एक चीज और, मैं बहुत सारे नेताओं की टांग खींचता रहूंगा, अपने दिल पे नहीं लेना है। नहीं, कुछ भक्त भी मिलेंगे, कुछ चेले भी मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भक्त और चेला नहीं बनना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेसी के लिए एक लाइन आती है, और वो लाइन ली गई है, मतलब
हंसी मजाक में आप उसको ले सकते हो। कानपुर का एक ठग्गू के लड्डू की दुकान है, कभी कानपुर जाना तो खाना, बड़े अच्छे लड्डू मिलते हैं उसके, ठग्गू के लड्डू। और उसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ठीक है, मीन्स ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी ही है। नेताजी आएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बट इट्स अ आयरन स्टील बॉडी ऑफ इंडिया, और यहां पर ब्यूरोक्रेट्स हमेशा रहेगा। ब्यूरोक्रेसी किसी की सगी नहीं है। मीन्स जो आज आईएएस ऑफिसर है, या आप बनोगे आईएएस ऑफिसर, आप किसी के सगे नहीं हो। अभी हो सकता है आप योगी राज में कहीं पर डीएम हो सकता है उनके बाद कोई XYZ पर्सन और आ जाए, या कोई दूसरी पार्टी आ जाए, तो आपको वहां पर भी काम करना है। आप किसके लिए जिम्मेदार हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप सिर्फ उसके सगे हो और किसी के सगे नहीं। किसी चीज को, कोई चीज ठीक हो रही है, गलत हो रही है, उसको जज करना है सिंपल एक स्केल से। स्केल हमेशा आइडियल होता है। कोई भी लाइन है, ये लाइन सीधी है टेढ़ी है, इसके लिए मैं एक स्केल यूज करूंगा, और स्केल हमेशा सीधा खिंचेगा। वो मुझे बताएगा कि ये लाइन सीधी है टेढ़ी है। कोई व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, अगर वो डेवलपमेंट का है तो वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके के हमेशा दिमाग में विचार रखने हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे आप इसमें पॉइंट नंबरिंग कर रहे हो, 1 2 3, इस तरीके से पॉइंट डालने की आदत ही मत डालो। हमेशा पॉइंट डालो तो इस तरीके से, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। इसका कारण भी मैं बताता हूं। मान लीजिए आप मेंस में लिख रहे हैं, मेंस में आपने लिखा यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप यहां पर आपने देखा, आपको तुरंत यहां देख के समझ में आ रहा है ना 5 पॉइंट्स हैं। अगर मैं ये दिखाऊं और ये दिखाऊं, दोनों में कौन सा जल्दी समझ में आ रहा है कि कहां पर ज्यादा कितने पॉइंट लिखे हैं? 5 पॉइंट यहां पर लिखे हैं, ये समझ में आ रहा है। यहां आपको पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी कि भाई 1 2 3 4 5। अगर आप यहां पर एक ये पॉइंट भी कम कर दोगे तो भी इजिली ये इसके टक्कर में रहेगा। एक पॉइंट कम भी लिखोगे तो भी आप भारी रहोगे। क्यों बताना कि भाई मैंने 5 ही लिखे हैं? अपने नॉलेज को बढ़ा के दिखाना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, these initial density differences, these initial density differences gave rise to differences in gravitational forces, differences in gravitational forces gave rise to differences in gravitational forces, and it caused the matter and it caused the matter to get drawn DRAWN together, drawn together। एक काम और करो, अपने अपने पेन का कैप निकाल के बाहर रख दो। जितना लंबा पेन लेके चलोगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी हाइट मत बढ़ाओ। जरूरत से ज्यादा कम, जरूरत से ज्यादा छोटा पेन भी नहीं रखना है। अच्छा, पेन आपका वो, चलो ठीक। अब देखो ऐसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। थर्ड, it formed the basis for development of, it formed the basis for development of galaxies, development of galaxies। Next point, a galaxy contains a large number of stars,
it spread over it spread over it spread over vast distances that are measured in thousands of light years, Next point. The diameter of individual galaxies range from 80,000 डैश 80 नहीं है, 80,000। अगर कभी कट करना हो कोई भी बात तो उसमें इस तरीके से कट मत करो, सिंपल एक लाइन से कट कर दो। 80,000 डैश 1,50,000 light years means this is the diameter of galaxy, 1,50,000 light years। हाँ, इतना बड़ा डायमीटर होता है गैलेक्सी का। नेक्स्ट पॉइंट, a galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula, Nebula, called nebula, very large cloud called nebula। गैलेक्सी, अभी ये पूरी कहानी बता रहे हैं ना, नेबुला से कहानी स्टार्ट हुई, गैलेक्सी की तरफ गई, गैलेक्सी से फिर स्टार फॉर्मेशन की तरफ, स्टेप बाय। तुम्हारे कान उखाड़े जाए। अभी मैंने यहां क्या बताया था, देखो यहां मैंने क्या बताया, दिस इज गैलेक्सी, ये गैलेक्सी है। हाँ, और यहां पर मैंने बताया था कि ये जो छोटा सा है पॉइंट, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मींस यहां पे जो सन है वो एक स्टार है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स इसके अंदर भरे पड़े, तो गैलेक्सी का पार्ट हुआ सोलर सिस्टम। देवी पता है तो फिर भी गलत पता है। अब उजाले में आ जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, eventually growing nebula develops localized clumps, CLUMPS, क्लम्प माने होता है नोड, कई सारे नोड्स वगैरह मिलते हैं, छोटे छोटे से नोड्स, clumps of gas these clumps continue to grow into even denser gaseous bodies,
comma, giving rise to formation of stars, giving rise to formation of stars. Formation of stars. Next point, the formation of a star, the formation of a star was started 5-6 बिलियन ईयर्स एगो, 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो ये फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये अभी पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर लिखवाया है। अब इसके बाद हेडिंग डालो स्टार। ये स्टार फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है। वंशिका, गुड इवनिंग। स्टार्स में अगर हम स्टार की डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टार? यही होती है ना, मीन्स सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड स्टार। लिख लो इसमें, these are self these are self luminous bodies next point, when the dense galactic nucleus when the dense galactic nucleus is compressing to form a star is compressing to form a star, this stage is called, this stage in star formation, this stage in star formation is called a protostar. This stage in star formation is called a protostar stage. PROTO, protostar stage. Next point, due to high temperature, hydrogen converts into helium. Due to high temperature, hydrogen converts into helium and heat and light is emitted. Thus a star is formed. पहले वाले पॉइंट में प्रोटो स्टार को अंडरलाइन कर देना, इस वाले पॉइंट में स्टार। Thus a star is formed. क्या चीज? वो वाला वो एक्चुअली पूरी मैकेनिज्म है, ज्यादा एक्चुअली उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं। मैंने आपको पूरा लिखा दिया है, आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, हमेशा याद रहेगा। लिख लो, डायग्राम बना लो ये वाला। हाँ, ये दो लिख लिया ना, इसके बीच में बना लो। हमेशा डायग्राम क्या है ना, बीच में बनाया करो, मिडिल पार्ट में। प्रोटोस्टार, स्टार, रेड जाइंट।
हो गया ड्रॉ? कौन सा वाला? दिस वन। इसमें क्या है कि आउटर के साथ साथ जो इनर, पहले इनर कोर में ही हो रहा था एक रिएक्शन, नाउ इन आउटर कोर, इन आउटर पार्ट ऑफ स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन इज आल्सो स्टार्ट। अब दोनों में हो रहा है, दोनों में ही लाइट इमिट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज स्टार। इन रेड जाइंट यहां पर स्टॉप हो चुका है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप्स। आउटर वाले पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंटिन्यूइंग। ठीक, इसके बाद रेड जाइंट, ये आफ्टर रेड जाइंट स्टेज है। इसमें भी लिख देते हैं। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हीलियम ये हो रहा है। ऊपर हो रहा है यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। इन कोर पार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हीलियम यहाँ पर हो रहा है। दोनों में अब न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो रहा है। इन आउटर पार्ट हाइड्रोजन, इनर पार्ट मींस कोर पार्ट यहाँ हीलियम का हो रहा है। और ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है, दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड सुपरनोवा। एक्सप्लोजन, दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा। बैक करना है। खाना वगैरह मिल रहा है सही से? नहीं मिल रहा है गुंजन? तो क्या हुआ, हेल्थ क्यों खराब हो रही है? सुपरनोवा इज डेथ ऑफ स्टार। अब तुम्हारा ही मान लो तुम्हारे अंदर एक्सप्लोजन हो जाए, फिर डेथ होगी ना, बस। नेक्स्ट पॉइंट, when the hydrogen of a star, when the hydrogen of a star is depleted, when the hydrogen of a star is depleted, its outer region, its outer region swell, region swell, SWELL, and redden, swell and redden. This stage is called red giant. This stage is called red giant. Next point, our sun will turn into, our sun will turn into a red giant, in red giant, into a red giant in 5 billion years, मीन्स 5 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा जो सन है वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग डालना, सुपरनोवा, इट इज कॉल्ड रेड जाइंट। हाँ, 5 बिलियन, रेड जाइंट इन 5 बिलियन ईयर्स, इन 5 बिलियन ईयर्स। इसके बाद हेडिंग डालना सुपरनोवा। सुपरनोवा के बस एक डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग कल देखेंगे। इट इज द बिगेस्ट एक्सप्लोजन, it is the biggest explosion that humans have ever seen, that humans have ever seen. सेकेंड पॉइंट में लिख लो, it is also known as, it is also known as last hurrah,
ऑफ अ स्टार, अंतिम चीख, हिंदी में बोलते हैं अंतिम चीख। अब कोई मरेगा तो अंतिम बार तो चीखेगा ही ना। सो लास्ट हुर्रा ऑफ स्टार, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑफ अ डाइंग स्टार, मरते हुए तारे की अंतिम चीख। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कल देखेंगे सुपरनोवा के बाद, क्योंकि अब क्या है कि उसके टुकड़े हुए ना बहुत सारे, लेकिन उसके अंदर कुछ सोल अभी बाकी है, उसके अंदर जो हीट थी, एनर्जी थी, वो अभी बाकी है, और वो एनर्जी निकलेगी अलग अलग फॉर्म में, और उससे बनेगा कुछ अलग अलग शेप। हाँ हाँ तो वो पार्ट कल देखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है आज का गुंजन? अब कल से कुछ खा पी के आओ, वॉइस तो निकले। हाँ, पेज 1। हाँ बोलो स्वाति। हाँ हाँ, क्यों पड़ेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार बहुत ज्यादा है, कई सारी लाइट ईयर्स है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो नियरेस्ट स्टार भी बोला जाता है ना, वो भी यहां से ये मान के चलो लाखों में दूरी है, लाखों में लाइट ईयर्स में आप ले लो। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कोई अंतर नहीं पड़ता। छोटे से मतलब एक समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लो, कुछ अंतर होगा? नहीं होगा, बस उसी तरीके से है। हाँ, वो इक्लिप्स के फोकस, जो फोकस है, ठीक है, बट जो सेंटर है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस। बट इन रियलिटी आगे हम देखेंगे, जब हम सेकेंड चैप्टर आएंगे अर्थ में, वहाँ सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारा ये अर्थ है, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड दिस इज द सन। सन थोड़ा सा और इधर साइड में है, तो अर्थ की जो डिस्टेंस है ना सन से, वो अपोजी और पेरिजी, वो वाली सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। कौन सा वाला? अरे वो तो सिर्फ बताने के लिए है भाई, मतलब लड़की क्या चाहती है, टीएनटी डाल के पूरा एटॉमिक बम बढ़ाना है? हाँ, ये कल बताएंगे। सुपरनोवा के बाद चंद्रशेखर लिमिट आती है, उसी में 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, वो इसी के बाद मास से ही रिलेटेड है, और ये सुपरनोवा के बाद की कहानी है। ठीक है।